हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आज हम करेंगे सीटेट पेपर 2014 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस, जो कि होंगे सोशल स्टडीज के। ये हमारा 9वां लेक्चर है। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप उन्हें जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। द मूवमेंट वंदे मातरम इन आंध्रा रीजन वाज नोन एज। जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो आंध्र प्रदेश में कौन से नाम से जाना जाता था? वंदे मातरम जो था वो आंध्र रीजन में कौन से नाम से जाना जाता था? तो हम देखते हैं, नॉन कॉपरेशन, स्वदेशी, सिविल डिसोबीडेंस या खिलाफत मूवमेंट। असहयोग, स्वदेशी, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा स्वदेशी आंदोलन। इस आंदोलन के अंतर्गत क्या कहा गया था कि हम इंडिजिनस जो देश की स्वदेशी वस्तुएं हैं सिर्फ उनका ही इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम दूसरी वस्तुएं जो होंगी, विदेशी वस्तुएं होंगी, हम उनका बहिष्कार कर सकें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द बुक स्त्री पुरुष तुलना विच इज बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म ऑन द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन was authored by which of the following scholars? इनमें से कौन से विद्वानों द्वारा जो किताब थी, किताब का क्या नाम था? स्त्री पुरुष। उन्होंने ये किताब लिखी थी। तो देखते हैं, पंडिता रामाबाई, बेगम रुकैया, ताराबाई शिंदे या वसुंधरा देवी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने ये किताब लिखी थी, स्त्री पुरुष। ठीक है, ताराबाई शिंदे, सी पर टिक करिए, ये इसका सही उत्तर होगा। Question number 3. The Christian missionaries in the 19th century wanted to introduce Christian education in India too. जो 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरों ने भारत में ईसाई शिक्षा का परिचय देना चाहा। क्यों देना चाहा उन्होंने इन शिक्षा का परिचय? एजुकेट एलिट क्लासेस, कुलीन वर्गों, उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देने के लिए। इम्प्रूव मॉरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल, एडुकेट मासेस, या मेक इंडियन लॉयल टू कंपनी गवर्नमेंट। शिक्षित कुलीन वर्ग को शिक्षित करने के लिए, लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार करने के लिए, शिक्षित जनता, बहुत सारी जो आबादी है उनको शिक्षित बनाने के लिए, या भारत को कंपनी को सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इम्प्रूव मॉरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल। इसका जो सही उत्तर होगा इम्प्रूव मॉरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल। वो लोगों को नैतिक चरित्र में सुधार करना चाहती थी। वो कहते थे कि हम असभ्य लोग हैं, वो जो भारतीय हैं वो असभ्य हैं। ठीक है, तो वो इसलिए उनको सभ्य बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये वेस्टर्न क्रिश्चियन मिशनरी ने ये एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन इन 19th सेंचुरी, कि जब हुआ औद्योगिकरण हुआ ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी में, तब क्या हुआ? इंडिया बिकेम मेन सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, कि भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल का एक मुख्य आपूर्तिकर्ता बन गया। इंडिया प्रोवाइडेड चीप लेबर टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, कि भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ता श्रम प्रदान किया। ऑप्शन नंबर सी, इंडिया बिकेम वास्ट मार्केट फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कि इंडिया जो भारत था वो ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए विशाल बाजार बन गया था। या ऑप्शन नंबर डी, मैनी इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, कि भारत में कई उद्योग स्थापित किए गए थे। तो उसका जो सही उत्तर होगा, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो था, इसमें मेन वो था इंडिया बिकेम वास्ट मार्केट ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, भारत से वो कच्चा माल लेकर जाते थे, उन्हें वहां पर बनाते थे और बाद में भारत में आकर बेच देते थे, और जिससे वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 5. इन विच लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट द राजास एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स। राजस्व से निपटान में राजस्व और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। इनमें से कौन सा रेवेन्यू सेटलमेंट था? ठीक है, तो देखते हैं, रैयतवाड़ी सेटलमेंट्स, मालवाड़ी सेटलमेंट्स, परमानेंट सेटलमेंट्स या पट्टेदारी सेटलमेंट्स। इसका सही उत्तर होगा परमानेंट सेटलमेंट्स। स्थायी निपटान, स्थायी बंदोबस्त आएगा, ये उसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6. बेगम हजरत महल took an active part in organizing the uprising against British at। बेगम जो हजरत महल थी, वो जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, जिसे सिपाही मैटोनी भी कहा जाता है, वो इसमें जो एक्टिव पार्ट था, जो सक्रिय भाग लिया था, इनमें से हजरत जो महल थी, बेगम हजरत महल, वो कहाँ की थी? उन्होंने कहाँ से किया था? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कानपुर, लखनऊ,
फैजाबाद या इलाहाबाद? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लखनऊ। लखनऊ इज द राइट आंसर। कानपुर से कौन था? नाना साहब थे। नाना साहब ने कानपुर से विद्रोह किया था और जो हमारी झांसी की रानी थी उन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ट्रांसफर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन? अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्ट ऑफ 1833, एक्ट ऑफ 1858, एक्ट ऑफ 1861 या एक्ट ऑफ 1868। तो जिसका सही उत्तर होगा एक्ट ऑफ 1858। जब भारत, उन्होंने देखा कि जब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सही से शासन नहीं कर पा रही थी भारत पर, तो इन्होंने कहा कि ये ढंग से शासन नहीं कर रही, इसलिए इन्होंने बागडोर थी अपने हाथों में ले ली। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जो सारी शक्तियां थी वो चली गई और जो डुअलिज्म वाली गवर्नमेंट थी ना वो खत्म, समाप्त हो गई थी। इसलिए जो इनके हाथ से शासन चला गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और किसके हाथ में चला गया था? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया था, क्राउन के पास चला गया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन द मिडाइवल आसाम पैक्स वर, पैक्स क्या थे मिडाइवल आसाम में? मध्य युग इन असम में पैक्स क्या थे? फोर्स्ड लेबर, प्लांटेशन लेबरर्स वर्कर्स, वाटर कैरियर्स या मेंबर ऑफ कंसेप्ट आर्मी? तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? वो होगा फोर्स्ड लेबर से। जब भी युद्ध हुआ करते थे इनसे बहुत काम करवाया जाता था। ठीक है, ये वो लेबर हुआ करते थे। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? पैक्स क्या थे? फोर्स्ड लेबरर थे। मजबूर इनको जबरदस्ती लेबर करवाई जाती थी, मजदूरी करवाई जाती थी। मनी ग्रामन एंड नाना देसी वर, जो मनी ग्रामन और नाना देसी क्या थे? ठीक है, देखते हैं। फेमस टाउन ड्यूरिंग चोला पीरियड, कि चोला पीरियड में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शहर थे। फेमस गिल्ड ऑफ साउथ इंडिया, कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध थे ये गिल्ड्स थे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ चोलास, की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ चोलास की चोल प्रशासक की इकाइयां थी। या फेमस विलेजेस गिवन एज ब्रह्मदया टू ब्राह्मणास? तो देखते हैं इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फेमस गिल्ड्स ऑफ साउथ इंडिया। तो ऐसा हुआ करता था उस टाइम में कि जब भी वो ट्रेड यूनियन, इनके जो ट्रेड वाले लोग होते थे, जो व्यापारिक लोग होते थे, जब भी वो जाया करते थे उन्हें लूट लिया जाता था रास्ते में, उनका शोषण हो रहा था। तो ये क्या करते थे? ये अपने सामान को बचाने के लिए व्यापारी लोग ये ग्रुप बना लिया करते थे। तो उन्हीं ग्रुप में से ये दो ग्रुप भी बहुत ही ज्यादा फेमस थे। ये दोनों ग्रुप में से एक थे। तो ग्रुप व्यापारी क्या किया करते थे? अपने सामान को बचाने के लिए ग्रुप बना लिया करते थे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Cited below are some sites and present day states where the evidence of grain and bones of domestic animal have been found. नीचे कुछ साइटें दी गई हैं, कुछ जगह वर्तमान, इन्होंने पूछा है कि ये वर्तमान समय में ये कौन कौन से जगहों पर पाए गए हैं। तो जैसे कि चिरांद, कोल्डी हवा, बुर्ज होम, हल्लौर। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जैसे कि ए चिरांद कहां पर है? चिरांद है बिहार में। ठीक है, और बी कोल्डी हवा कहां पर है? ये कहां पर है कोल्डी हवा? ये है उत्तर प्रदेश में। अगर बात करें बुर्ज होम की, तो बुर्ज होम कहां पर है? बुर्ज होम कहां पर है? कश्मीर में। और ये कौन सा हल्लौर रह गया? अब ये कहां पर बचेगा? फिर ये आंध्रा हो गया। ठीक है, आपने ये बात अच्छे से याद रखनी है। चिरांद कहां पर है? बिहार में। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। बुर्ज होम कश्मीर में। हल्लौर आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में। तो उसकी ऑप्शन कौन सी बनी? देखते हैं। चिरांद बिहार, इसका ए, हाँ 4A। ठीक है, ए का 4 है इसमें। फिर बी का 2 है। फिर देखिए सी का क्या है यहाँ पर? सी का 1 है, सही है। और डी का 3। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। द रिवर गंगा एंड यमुना आर नेम्ड इन द ऋग्वेदा, कि ऋग्वेदा में गंगा और यमुना का नाम कितनी बार रिपीट हुआ है? ठीक है, जो ऋग्वेदा में रिवर गंगा और यमुना का नाम कितनी बार आया है? तो यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने? 1000 बार आया है, 100 बार आया है, या 12 टाइम्स, या 12 बार आया है, या 1 बार आया है? तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वंस, 1 बार आया है का नाम, 1 बार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ? इनमें से कौन सी एक विशेषता जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए आम है? तो देखते हैं। ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन नॉलेज। बोथ ऑफ दिस रिलीजन्स वर सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, कि जो थे ये दोनों धर्म मुख्य रूप से व्यापारियों द्वारा समर्थित थे। मैन हैड टू गिवन अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स टू गेन सैल्वेशन। अगर मनुष्य को अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उसे अपने वस्त्रों से सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। द कॉन्स्टेंट क्रेविंग फॉर मोर कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेट पाथ, कि मध्यम वर्ग के अनुसार अनुसरण करके अधिक लिए निरंतर लालसा को हटाया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, both of these religion were supported mainly by traders. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये दोनों जो थे ये दोनों धर्म किसके द्वारा सपोर्ट किए गए थे? किनके द्वारा? व्यापारियों का इनको समर्थन था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, who among the following said that the upper castes has no right to their land because in reality the land belonged to the indigenous people, that so called low castes? तो इन्होंने क्या कहा है कि निम्नलिखित में से ये किसने ये बात कही कि उच्च जातियों को अपनी भूमि पर कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वास्तव में भूमि स्वदेशी लोगों तथा कथित निम्न जातियों की थी। तो इन्होंने क्या कहा, ये किसने वो ये वर्ड कहे थे? श्री नारायण गुरु, हरिदास ठाकुर, घासीदास या ज्योतिराव फुले? तो ये बात कही थी ज्योतिराव फुले ने। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये जो आर्यंस आए हैं हमारे देश में, इन्होंने ही हमारे देश पर कब्जा कर लिया। जब ये नहीं थे तो हमारा देश था वो गोल्डन पीरियड था, उस समय में स्वर्ण काल चल रहा था। इनके आने से जो गरीब लोग हैं वही अपनी जमीनों को तरस गए हैं। ठीक है, गरीब लोगों के पास वो जमीन नहीं है अब। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो है ये जमीनें हैं ये गरीब लोगों को, स्वदेशी लोगों को, इंडिजिनस क्या होता है? स्वदेशी लोगों को बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ज्योतिराव फुले ने ये बात कही थी। Question number 14. Which one of the following statement is appropriate in reference to the construction of audience hall दीवान-ए-आम by शाहजहां? शाहजहां द्वारा ऑडियंस हॉल दीवान-ए-आम के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? White marble of the Taj Mahal is a symbol of peace. King's justice would treat the high and the low as equal. Contentiousness in the subject helps to rule better. It was necessity to bring the rate of crime under control. ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। राजा का न्याय उच्च और निम्न को समान मानता है। विषय में संतुष्टता बेहतर शासन करने में मदद करती है, या अपराधों की दर को नियंत्रण में लाना ही आवश्यकता थी। जिसका जो सही उत्तर होगा वो होगा किंग्स जस्टिस would treat the high and the low as equal. इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा कि राजा का न्याय उच्च और निम्न के लिए सभी के लिए समान था। ठीक है, कोई उसमें भेदभाव नहीं किया जाता था कि ये जो नियम बनाए हुए हैं ये सभी समान होंगे, अमीरों गरीबों के लिए, किसी के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 15, who amongst the following could be a member of Sabha as laid down in the conscription from उत्तर मैरूर in चिंगलपुत डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु? इन्होंने क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में एक उत्तर मैरूर से एक शिलालेख मिला है, उसमें से जो सभा का सदस्य नहीं हो सकता था उनमें से ऐसी कौन सी बात है जो नहीं लिखी हुई थी? ठीक है, तो देखते हैं। Those between the age of 35 and 70 years, those having knowledge of Vedas, those who have their own homes, those who have not submitted their accounts. जिनकी उम्र 35 या 70 साल के बीच थी, वेदों का ज्ञान रखने वाले, जिनके पास अपने घर थे, जिन लोगों ने अपने खाते जमा नहीं किए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा those who have not submitted their accounts is the right answer. ये जो तीनों बातें कही गई है ना ऊपर, ये बातें उनमें लिखी हुई हैं और ये सीटेट में क्वेश्चन ये अभी लास्ट ईयर भी आया था। ये वाला क्वेश्चन एक साल पहले ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान से देखना है कि ये बात भी लिखी हुई थी 35 से 37 70 साल के बीच होनी चाहिए। दोज हैविंग नॉलेज ऑफ वेदास, उनको वेदास का ज्ञान होना चाहिए और उनके अपने घर होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following facts does not hold true about ग्राम भोजका द विलेज हेडमैन इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया? कि इन्होंने क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है जो भारत के उत्तरी भागों के ग्राम प्रधान भोजका के बारे में सही नहीं है?
तो देखते हैं ही वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर, कि वह अक्सर सबसे बड़े जमींदार हुआ करते थे। हिज पोस्ट वॉज हेरिडेटरी, कि उनका पद वंशानुगत था, कि एक से एक पीढ़ी को दूसरे पीढ़ी को मिल जाता था, है ना। जैसे कि अगर उनका पिता नौकरी कर रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, तो उनके बेटे को वो नौकरी मिल जाएगी, उनके बेटे को भी वही काम करना पड़ेगा। या ऑप्शन नंबर सी, द किंग नेवर यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस, कि जो राजा ने कभी भी कर जमा करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया था। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर टू कल्टीवेट द लैंड्स, तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा द किंग नेवर यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये सही होगा इसका आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल्स डिटरमाइंड बाय द पेरेंट रॉक, इनमें से कौन सी मूल चट्टान द्वारा निर्धारित मिट्टी कि कौन सा ये थोड़ा सा टाइपिंग हो गया, गलत हो गया है, गूगल ट्रांसलेट अच्छे से करता नहीं है ना, तो वैसे तो ये क्वेश्चन सारे इंग्लिश में ही होते हैं, मैं आपके लिए हिंदी में भी ट्रांसलेट करता हूँ। तो चलिए देखते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल डिटरमाइंड बाय द पेरेंट रॉक, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस, थिकनेस ऑफ सॉइल, एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल्स, या केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रीमिएबिलिटी एंड टेक्सचर। अपक्षय धरण की दर, मिट्टी की मोटाई, मिट्टी का संचय, या रासायनिक गुण, पारगम्यता और बनावट। इन्होंने पूछा क्या है कि इनमें से ऐसी कौन सी बात है जिससे डिटरमाइन की जाएगी, निर्धारित की जाएगी पेरेंट रॉक की कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, पेरेंट रॉक की विच प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल डिटरमाइंड बाय द पेरेंट रॉक, इस मिट्टी की कैसी है और पेरेंट रॉक से कैसे निर्धारित की जाएगी, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, परमेबिलिटी एंड टेक्सचर से डिसाइड की जाएगी, ये उससे निर्धारित की जाएगी। तो उसका जो सही उत्तर होगा रासायनिक गुण, पारगम्यता और बनावट। क्वेश्चन नंबर 18, मिनरल्स दैट लाई नियर द अर्थ सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय प्रोसेस नोन एज, कि पृथ्वी की सतह के पास स्थित खनिज केवल इस प्रक्रिया के द्वारा खोदे जाते हैं जिन्हें जाना जाता है, कि जो है मिनरल्स हैं वो पृथ्वी के अंदर से कौन सी प्रक्रिया से जो है निकाले जाते हैं। तो देखते हैं, क्वेरिंग, उत्खनन, निस्तापन, कैल्सिनेशन, ओपन कास्ट माइनिंग या सेंटरिंग, निषाद जिसे कहते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्वेरिंग, कि उत्खनन किया जाता है, उसका खुदाई करके उसको निकाला जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन, जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, कि दुनिया में सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, देखते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया होगा, साउथ अफ्रीका होगा, साउथ इंडिया, या हवाई आइलैंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। एक इस पे आर्टिकल भी छपा था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, एक्टिविटी दैट चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स मोर वैल्यू इज कॉल्ड, कि जो वह गतिविधि जो कच्चे माल को उसके अधिक मूल्य के उत्पादों में बदलती है वो कहलाती है। मुझे तो लगता है ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। अभी हमने जितने भी पेपर डिस्कस किए हैं मेरे को लगता है 3 या 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। एक्टिविटी उन्होंने पूछा कि वो गतिविधि जिसमें कच्चे माल को उसकी अधिक मूल्य के उत्पादों में बदलती है, तो उसका क्या होगा सही उत्तर, क्या प्राइमरी एक्टिविटी होगा, सेकेंडरी एक्टिविटी होगा, या इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, या टर्शियरी एक्टिविटी होगा, या तृतीयक गतिविधि। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा सेकेंडरी एक्टिविटी। इन्होंने क्या बात कही है, जहां तक की बात थी रॉ मटेरियल की, इन्होंने रॉ मटेरियल को इनटू प्रोडक्ट्स, इन्होंने प्रोडक्ट्स में चेंज करने को बोला है, कि इन्होंने क्या कहा है कि जिसमें कच्चे माल को उसके अधिक मूल्यों में उत्पादों में बदलती है, बदलने की बात कर रहे हैं ये, कि जैसे कि उसे फाइनल प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, किसी जैसे कि कॉटन से कपड़ा बनाने की बात कर रहे हैं, है ना, तो उससे ये फाइनल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने की बात कर रहे हैं। जहां आगे मैन्युफैक्चरिंग की बात वो हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी, जैसे कि मछली पालन या खनन करना, माइनिंग करनी, ठीक है, ये खेती बाड़ी करनी, ये सब कौन सी एक्टिविटी थी, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज थी। ठीक है, वो सब क्या थी, प्राइमरी एक्टिविटीज थी। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा माध्यमिक गतिविधि, सेकेंडरी एक्टिविटी इज द राइट आंसर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको कोई समस्या हुई या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका सेशन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।